हिंदी शिक्षण की पिछली कक्षा में आप सभी ने गद्य शिक्षण के बारे में जाना। आज हम सभी पद्य शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कविता अथवा पद्य का अर्थ। कविता साहित्य का एक अंग है। कविता की एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है, परंतु इतना कहा जा सकता है कि कविता आत्मा द्वारा अनुभूत भाव तथा विचारों का प्रस्फुटन है, जो छंद तथा नियमित गति से बंधे होने के कारण ताल एवं लय को अपने में समाविष्ट करती है। कुछ प्रमुख विद्वानों ने कविता की परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार हैं। श्री जयशंकर प्रसाद के अनुसार पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। श्री रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा होती है। भारतेंदु के अनुसार कविता मन में जीवन की आलोचना है। कार्लाइल के अनुसार संगीतमय विचार को ही पद्य कहते हैं। कविता शिक्षण की विशेषताएं, जिसमें बच्चों आप सभी इस डायग्राम के माध्यम से कविता शिक्षण की विशेषताएं को जानेंगे। जिसमें है पहला, अनुभूति प्रधानता, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना, भाषा, संगीतात्मक रसानुभूति, अस्तित्व। जिसमें पढ़ेंगे पहला, अनुभूति प्रधानता। पद्य अनुभूति के रूप में हृदय में उमड़कर कवि की कलम से लिखी जाती है। कवि के रचनाबद्ध भाव को ही पद्य कहते हैं। दूसरा है सत्यम शिवम सुंदरम की भावना। सत्यम शिवम सुंदरम कविता के मुख्य उद्देश्य है, जो कविता को मुग्धकारी तथा सुंदर बनाता है। भाषा, कविता की भाषा सरल, सरस, मधुर तथा गाने योग्य होनी चाहिए। संगीतात्मक, चौथा है संगीतात्मक, संगीत काव्य की हृदय गति होता है। लय, ताल तथा स्वरों के आरोह अवरोह के कारण ही कविता के भाव ऊपर कर जाते हैं। पांचवा है रसानुभूति। रस तथा काव्य दोनों परस्पर एक दूसरे पर आधारित हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। अस्थायित्व, छठा है अस्थायित्व। कविता में अमूल तत्व होता है। उत्कृष्ट काव्य कृति सदैव अस्थायी होते हैं। अब हम सब पढ़ेंगे बच्चों कविता शिक्षण की विधियां या पद्धतियां, जिसमें है गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, समीक्षा प्रणाली। जिसमें हम पढ़ेंगे गीत प्रणाली। गीत प्रणाली का प्रयोग छोटी कक्षाओं में ही किया जाता है। छोटी कक्षाओं के बालकों को बाल गीत अधिक प्रिय होते हैं। अभिनय प्रणाली, बाल गीतों में कुछ अभिनय प्रधान गीत होते हैं, जिसमें क्रियात्मकता का बाहुल्य होता है। ऐसे गीतों को अभिनय या नाटक से पढ़ाना ही उचित है। अर्थबोध प्रणाली, इस प्रणाली का प्रयोग प्रायः शिक्षक करते हैं।
इसके अनुसार शिक्षक का आशय एक एक पद करके समस्त कविता का अर्थ बालकों को बताना ही होता है। अंतिम है समीक्षा प्रणाली। यह प्रणाली विशेष रूप से उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयोगी सिद्ध होती है। इस प्रणाली में कविता का यथार्थ मूल्यांकन किया जाता है। अब पढ़ेंगे बच्चों कविता शिक्षण के सोपान। कविता शिक्षण के सोपान आप सभी इस डायग्राम के माध्यम से जानेंगे बच्चों, जिसमें पहला है कविता की प्रस्तावना, कविता का वाचन, भाव परीक्षा, आत्मीकरण, सौंदर्यानुभूति, रचनात्मक कार्य। जिसमें हम पहला पढ़ेंगे बच्चों कविता की प्रस्तावना। कविता शिक्षण में प्रस्तावना का विशेष महत्व है। प्रस्तावना के माध्यम से बालक अपने अर्जित ज्ञान की पूर्व भूमि से प्रस्तुत पाठ की पृष्ठभूमि पर पहुंचते हैं। कविता शिक्षण की सफलता के लिए अध्यापक को पूरी तैयारी करनी चाहिए। कविता शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है बालकों में सौंदर्यानुभूति को जागृत करना या उन्हें सौंदर्य बोध कराना। कविता आरंभ करने से पूर्व प्रस्तावना आकर्षक एवं प्रेरक होनी चाहिए। इसके निम्नलिखित प्रणालियों का अध्ययन आवश्यक है, जिसमें है पहला कवि परिचय के माध्यम से दूसरा है मुख्य विषय की चर्चा करना, तीसरा है अर्थबोध प्रणाली, चौथा है प्रश्न पूछकर, पांचवा है समांतर कविता पाठ द्वारा, छठा है मूल कविता के पाठ द्वारा। अब हम सभी बच्चों पढ़ेंगे दूसरा कविता वाचन। कविता वाचन काव्य शिक्षण में वाचन का सबसे अधिक महत्व है। शिक्षण की सफलता तथा असफलता का श्रेय वाचन पर निर्भर करता है। कविता वाचन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री राय वर्ण लिखते हैं, अध्यापक का प्रथम कार्य, चाहे वह किसी भी कक्षा में ना पढ़ा रहा हो, यही होगा कि वह कविता का सस्वर वाचन करे। इसी कारण अध्यापक को उत्तम वाचन अवश्य आना चाहिए। छात्रों को जो कुछ भी लाभ कविता सुनने से प्राप्त होगा वह अध्यापक के उत्तम वाचन पर बहुत कुछ निर्भर है। इसके उत्तम वाचन से कविता के भाव छात्र भली प्रकार समझ जाएंगे। कविता वाचन निम्नांकित 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है राग युक्त वाचन, दूसरा है भावानुसार स्वर वाचन, तीसरा है कविता के भावों के साथ साथ शारीरिक अंगों का संचालन। अब तीसरा है आपका भाव परीक्षा। भाव परीक्षा अध्यापक का वाचन सफल रहा या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए बालकों की भाव परीक्षा की जाती है। यदि अध्यापक का वाचन प्रभावशाली होगा तो छात्र भी कविता को भली प्रकार समझ जाएगा। चौथा है आत्मीकरण। भाव परीक्षा के बाद आत्मीकरण का पद आता है। इस पद में अध्यापक विस्तृत व्याख्या और विचार विश्लेषण की ओर विशेष रूप से ध्यान देता है। आवश्यकता पड़ने पर कठिन शब्दों के अर्थ छात्रों को बताए जा सकते हैं।
परंतु यथासंभव केवल उन शब्दों के ही अर्थ बताए जाएं जो कि कविता के भाव सौंदर्य को निखारते हैं। व्याकरण के नियमों की चर्चा का कविता के पाठ में कोई स्थान नहीं है। पांचवा है सौंदर्यानुभूति। सौंदर्यानुभूति कविता शिक्षण में शब्दों के अर्थ बताने में अधिक समय न लगाकर सौंदर्य स्पष्टीकरण में अधिक समय देना चाहिए। कविता पढ़ते समय छात्र पूर्ण रूप से कविता के सौंदर्य को भली प्रकार समझ सके, इसके लिए काव्य के निम्नलिखित सौंदर्य तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें पहला है ध्वनि सौंदर्य। ध्वनि सौंदर्य, विचार सौंदर्य, दूसरा है विचार सौंदर्य, तीसरा है शैली सौंदर्य, चौथा है कल्पना सौंदर्य और पांचवा है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य, छठा है रचनात्मक कार्य। कविता के वातावरण को स्थायित्व देने के लिए संपूर्ण कविता या उसके महत्वपूर्ण स्थानों को कंठस्थ करने के लिए छात्रों से कहा जाए। पढ़ाई जाने वाली कविता के अतिरिक्त उसी भाव की दूसरी कविता या तो अध्यापक सुनाए या छात्रों से सुनी जाए। अध्यापक छात्रों को समान भाव की अन्य कविताओं को याद करने के लिए कविता की पुस्तकें बता सकता है। अब बच्चों आप सभी गृह कार्य लिख लीजिए। पहला है कविता किसे कहते हैं। कविता शिक्षण के उद्देश्यों, विशेषताओं, पद्धतियों एवं सोपानों का वर्णन कीजिए। दूसरा है गद्य शिक्षण तथा पद्य शिक्षण में अंतर बताइए। धन्यवाद।